नमस्कार छात्राओं। पिछले वीडियो में हमने भारत में भाषाई आधार पर एवं धार्मिक आधार पर किस प्रकार से विविधता व्याप्त है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम कुछ अन्य प्रकार की जो विविधताएं हैं, अलग अलग सांस्कृतिक प्रतिमानों के आधार पर अगर हम देखें तो भारतीय समाज में जो विविधताएं व्याप्त हैं उनकी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि इन विविधताओं के बावजूद भारतीय समाज में किस प्रकार से एकता व्याप्त है। सांस्कृतिक दृष्टि से हम देखें तो भारत में प्रथाओं, वेशभूषाओं, खान पान, रहन सहन, कला आदि इन सभी दृष्टिकोणों में बहुत अधिक विविधताएं व्याप्त है। प्रत्येक क्षेत्र के लोगों की अपनी अलग अलग प्रथाएं होती है। उस पर भाषा का भी प्रभाव होता है, धर्म का भी प्रभाव होता है, क्षेत्र का भी प्रभाव होता है। वेशभूषा बिल्कुल डिफरेंट है। संगीत, नृत्य, कला आदि के आधार पर हम देखें तो बहुत विविधताएं पाई जाती है। खान पान देखें तो कुछ जो समूह हैं वो शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं, और एक ही प्रकार की जो वस्तुएं हैं खाद्य पदार्थ से संबंधित, उनको बनाने के तरीके विविध हैं। अलग अलग त्योहारों को मनाने के तरीके अलग अलग हैं। अलग अलग क्षेत्रीय त्योहार भी अलग अलग हैं। तो कुल मिलाकर विभिन्न भागों में लोगों के विश्वासों, नैतिकता संबंधी धारणाओं, विवाह के नियमों, त्योहारों, उत्सवों, खान पान में हर तरीके से हमें अत्यधिक विविधताएं देखने को मिलती है। क्षेत्रीय आधार पर अगर हम देखते हैं, यानी रीजनल बेसिस पर, कि अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जो हैं वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं या किस किस तरीके से वो अपने संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं। तो भारत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारत एक बहुत विशाल देश है। हमने पहले बात की थी कि पूरे भारत के ज्योग्राफिकली अगर उसे देखा जाए तो हम उसे 5 भागों में बांट सकते हैं। उन पांचों भागों का क्लाइमेट, पर्यावरण, जलवायु, फसलें, सब कुछ टोटली डिफरेंट है। और यही कारण है कि वहाँ लोगों का पहनावा भी अलग होता है, खान पान भी अलग होता है और त्योहार भी अलग होते हैं। क्योंकि सामान्यतः हम बहुत सारे त्योहार ऐसे हैं जिनको फसलों से जोड़ते हैं। तो जितनी डिफरेंट फसल होती है उतने ही अलग अलग प्रकार के त्योहार हमें देखने को मिलते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक व्यवस्था हम देख सकते हैं। उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम के बीच हजारों मील का फासला है। उत्तर में पहाड़ है, दक्षिण में समुद्री तट है, पश्चिम में ही एक और गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान है, दूसरी ओर पहाड़ी, पठारी और जंगली प्रदेश है। तो लोगों की आजीविका कमाने के साधन अलग अलग हैं, फसलें अलग अलग हैं, तौर तरीके बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये क्षेत्रीय विभिन्नताएं इतनी अधिक है कि कहीं कहीं तो अनेक समूह आज भी आदिम अवस्था में ही है। यानी कुछ जो एरिया हैं भारत के, वो अभी भी बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं। कहीं लोग पशुपालन कर रहे हैं, कहीं कृषि के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कहीं वो नए नए उद्योगों से भी जुड़ चुके हैं। तो क्षेत्रीय आधार पर अगर हम देखें तो भारत में हमें अनेकों प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है। प्रजातीय आधार पर अगर देखा जाए तो भारत को विभिन्न प्रजातियों का अजायब घर माना गया है। बायोलॉजिकली या जैविक आधार पर जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं होती है लोगों की, शरीर के अंगों की, स्किन के कलर की, बॉडी के शेप की, नाक के शेप की, आँखों के शेप की, जो उन्हें दूसरों से डिफरेंट बनाती है। उसी को हम कहते हैं रेस। A.W. ग्रीन ने जो कहा भी है, अ रेस इज अ लार्ज बायोलॉजिकल ह्यूमन ग्रुपिंग with a number of distinctive inherited characteristics which vary within a certain range. उन्होंने कुछ characteristics बताए हैं: color and texture of hair, quantity and distribution of hair on the body, color of the eyes, shape of the eyelids, shape of the nose, the lip and the skull, skin color and body height. इन सब के आधार पर अलग अलग प्रकार की प्रजातियां भारत में देखने को मिलती है। यही कारण है कि भारत को विभिन्न प्रजातियों का अजायब घर माना गया है। प्राचीन समय से भारत में अनेक आक्रमणकारी भारत में आए थे। प्रमुखतः द्रविड़ और आर्य प्रजातीय समूह भारत में थे। उसके बाद पूर्वी भागों में मंगोलाइट प्रजाति से संबंधित लोग भी हैं।
अनेक प्रजातीय समूह जैसे सीथियंस, ग्रीक, शक, हूण, कुषाण, यवन ये आक्रमणकारी के रूप में आए और धीरे धीरे भारतीय समाज का ही अभिन्न अंग बन गए। यही कारण है कि प्रजातीय मिश्रण हमें यहाँ देखने को मिलता है। काले, गोरे और पीत रंग यानी पीले रंग के तीनों प्रजातियों के लोग भारत में हम देख सकते हैं। जातीय आधार पर हम देखें तो बहुत अधिक विविधता भारत में देखने को मिलती है। जाति जो है वो भारत में सामाजिक स्तरीकरण का सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप है। कहीं पर सामाजिक स्तरीकरण बंद स्वरूप में होता है, कहीं खुले स्वरूप में होता है, यानी समाज में लोगों को अलग अलग स्तरों में रखने की व्यवस्था। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था थी जो कि कर्म पर आधारित थी और खुले स्तरीकरण के रूप में देखी जाती थी, परंतु धीरे धीरे यहाँ पर जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था विकसित हुई। जाति व्यवस्था जो है वो उसके बारे में माना जाता है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों का समूह जो कि एक परंपरागत व्यवसाय को फॉलो करते हैं, अंतर्विवाही समूह हैं, उनके खान पान, विवाह तथा सामाजिक सहवास से संबंधित अपने नियम हैं और निश्चित व्यवसाय है तथा विभिन्न जातियों के बीच उच्चता और निम्नता का एक संस्तरण है, अर्थात एक प्रकार से छुआछूत भी वहाँ पर व्याप्त है। भारत के लिए माना जाता है कि भारत में लगभग 3000 जातीय समूह हैं, अर्थात 3000 तौर तरीके खाने पीने के और अन्य व्यवहारों के। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो भारत में अत्यधिक विविधता हमें देखने को मिलती है। जनजातीय आधार पर अगर हम बात करें तो भारत में बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं। ये माना गया है कि लगभग 10.42 करोड़ 10.42 करोड़ से अधिक जनजातीय लोग भारत में हैं। हर जनजातीय समूह की अपनी विशिष्ट संस्कृति है, अपनी अलग जीवन पद्धति है। कुछ जनजातियां जो है वो अभी भी अपने विकास के स्तर के आधार पर आदिम अवस्था से जुड़ी हुई हैं और कुछ जनजातियां सभ्य हो चुकी हैं और आधुनिक जीवन के ढंग को अपना रही हैं। मध्य प्रदेश के लिए कहा जाता है कि वहाँ सर्वाधिक जनजातीय लोग निवास करते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन जगहों पर भी जनजाति के लोग रहते हैं। कुछ जनजातियां शिकार एवं फल फूल संकलन कर रही हैं, कुछ पशुपालक हैं और कुछ जो हैं वो किसी कारखानों में, खानों में, चाय के बागानों आदि में काम करती हैं। हर जनजाति के खान पान, परिवार, विवाह और नातेदारी की जो व्यवस्था है उनमें बहुत अधिक अंतर हम देख सकते हैं। इन सब आधारों पर अगर हम देखें तो भारतीय समाज में हमें काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। हर जाति, हर धर्म, हर व्यवसाय के लोग अपने आप में डिफरेंट है। हर क्षेत्र के लोग, हर जनजाति के लोग, हर भाषा को बोलने वाले लोग अपने आप में किसी न किसी आधार पर एक दूसरे से भिन्न हैं। उनके तौर तरीके, उनके काम करने के तरीके, उनका खाना पीना, उनका व्यवहार, उनके त्योहार मनाने के तरीके, उनका पहनावा, उनके संगीत, नृत्य, कला आदि ये सब एक दूसरे से बहुत अधिक विविध हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत बहुत विविधतापूर्ण देश है। परंतु इसी के साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि इन विविधताओं के बावजूद भारतीय समाज में अत्यधिक एकता भी विद्यमान है। इन विविधताओं में ही कुछ ऐसे सूत्र हमें देखने को मिल सकते हैं जो कि भारतीय समाज एवं संस्कृति और भारतीय समाज के सदस्यों को एकजुट बनाते हैं। सर हर्बर्ट रिजले जो हैं उन्होंने इस बारे में कहा है कि भारत में धर्म, रीति रिवाज और भाषा तथा सामाजिक और भौतिक विभिन्नताओं के होते हुए भी जीवन की एक विशेष एक रूपता कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक देखी जा सकती है। वास्तव में भारत का एक अलग चरित्र एवं व्यक्तित्व है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। यानी ये एक विलक्षण प्रतिभा जो है वो भारत में ही विद्यमान है। CEM जोड भी ने भी कहा है कि जो भी कारण हो, विचारों तथा जातियों के अनेक तत्वों में समन्वय, अनेकता में एकता उत्पन्न करने की भारतीयों की योग्यता एवं तत्परता ही मानव जाति के लिए भारत की विशिष्ट देन रही है। राधा कमल मुखर्जी जो हैं उन्होंने पंडित नेहरू की कही हुई बात को एक जगह उद्धृत करते हुए कहा था
कि भारत का सिंहावलोकन करने वाले भारत की अनेकता और विभिन्नता से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। वे भारत की एकता को साधारणतः नहीं देख पाते, यद्यपि युगों युगों से भारत की मौलिक एकता ही उसका महान एवं मौलिक तत्व रहा है। 5 या 6 हजार वर्ष पहले सिंधु घाटी की सभ्यता उत्तर में फली फूली और धीरे धीरे दक्षिण भारत तक पहुंच गई। इतिहास के उस प्रभाव से अगणित जातियां, विजेता, तीर्थयात्री एवं छात्र एशिया की ऊंची ऊंची भूमि से भारत के मैदान में सैर के लिए आए, जिन्होंने भारतीय जीवन, संस्कृति और कला को प्रभावित किया और इसी देश में विलीन भी हो गए। इन संपर्कों से भारत में परिवर्तन हुआ, किंतु उसकी आत्मा मौलिक रूप से वही पुरानी रही है। यह तभी संभव हुआ होगा जब मौलिक एकता की भावना की जड़ें गहराई तक हो, जब उन्हें नवागंतुकों ने स्वीकार किया हो। यानी कुल मिलाकर जो मौलिक विशेषताएं हैं भारतीय समाज और संस्कृति की, उनका इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि इतनी विविधता के बावजूद भी भारतीय समाज एवं संस्कृति में एकता विद्यमान है। कुछ मोटे आधारों पर हम इस एकता को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भौगोलिक एकता की। हमें पता है कि भारत में भौगोलिक दृष्टि से बहुत अधिक विषमताएं हैं। उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधों की जलवायु का प्रदेश भी है। चेरापूंजी में देखा जाए तो सबसे अधिक वर्षा होती है, 600 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दूसरी तरफ राजस्थान के थार के मरुस्थल में 5 सेंटीमीटर वर्षा भी नहीं होती। कहीं पर घने उपजाऊ क्षेत्र हैं, कहीं पर कम उपजाऊ क्षेत्र हैं, कहीं पर हिमालय है, पहाड़ पर्वत देख सकते हैं, कहीं पर मैदानी भाग है। इन विविधताओं के बावजूद भी संपूर्ण देश भौगोलिक दृष्टि से एक इकाई का निर्माण करता है। देश की प्राकृतिक सीमाओं से ने इसे अन्य देशों से पृथक किया है और यहाँ के देशवासियों में एक क्षेत्र में निवास करने की भावना जागृत की है। यानी ओवरऑल हम भारत के किसी भी कोने में रहें, हम सबको पता है कि हम भारतीय हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जो तीर्थ स्थान है, उत्तर में बद्रीनाथ है, दक्षिण में रामेश्वरम है, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी है, पश्चिम में द्वारका धाम है। ये भारत के धार्मिक तीर्थ स्थल हैं जो कि सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोते हैं और कहीं ना कहीं भारत माता या भारत भूमि का पुत्र होने की भावना हम सभी में विद्यमान है। धार्मिक आधार पर भी हमने डिस्कस किया था कि भारत में बहुत अधिक विविधता है। अलग अलग धर्मों की जन्मभूमि भारत को माना गया है, परंतु इतना होने पर भी विभिन्न धर्मावलंबी सदियों से भारत में एक साथ रहे हैं और धार्मिक आधार पर एकजुट भी देखे जा सकते हैं। अलग अलग जो हमारे त्यौहार है, चाहे वो होली, दिवाली हो, ईद हो, नववर्ष हो, क्रिसमस हो, गुरु नानक जयंती हो, इन सभी पर्वों को सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। किसी संकट के समय या कोई दंगों के समय हम एक दूसरे को शरण देते हैं। दूसरी बात, एक ही व्यवसाय में जो अलग अलग धर्मावलंबी रहते हैं वो एक सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया को बल देते हैं। इसी प्रकार एक क्षेत्र में रहने वाले लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो एकजुट भी नजर आते हैं। ऊपरी तौर पर हमें विभिन्न धर्मों में भिन्नता दिखाई देती है, परंतु मूल सिद्धांत जो है वो सभी धर्मों के समान है। सभी धर्म आध्यात्मवाद, ईश्वर, नैतिकता, दया, सत्य, अहिंसा आदि में विश्वास करते हैं। धार्मिक सहिष्णुता और समन्वयता पर बल देते हैं। तो यही कारण है कि इतनी विविधता होने के बावजूद भी धार्मिक दृष्टि से हम सब एकजुट नजर आते हैं। इसी प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के परिवारों में, विवाह के तरीकों में, रीति रिवाजों में, वस्त्रों में विभिन्नता है, परंतु प्राचीन काल से ही भारत की सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में हमें एकता भी नजर आती है। जो संयुक्त परिवार प्रणाली है, जाति व्यवस्था है, कर्म धर्म की अवधारणाएं हैं, ये भारत में प्रारंभ से रही है और इन तत्वों के संरूपण और मतैक्य के कारण भारतीय समाज में संतुलन और स्थायित्व बना रहा है। भाषा, रहन सहन और खान पान में भेद होने के बावजूद जो भी सामाजिक धार्मिक उत्सव है उसे सामान्य रूप से पूरा देश मनाता है।
सदियों पुरानी प्रथाएं, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, परंपराएं वो आज भी प्रचलित है। सांस्कृतिक सहिष्णुता के कारण बाह्य संस्कृतियों के संपर्क के साथ साथ भारतीय संस्कृति का स्वरूप जो है वो अभी भी अक्षुण्ण बना हुआ है। भाषाई आधार पर भी जो हमने बात की थी कि भारत में अनेकों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है, परंतु इसके बावजूद क्योंकि बहुत सारी जो भाषाएं हैं उनका मूल संस्कृत भाषा है, तो और संस्कृत भाषा से ही हिंदू धर्म की या भारतीय समाज की शास्त्रीय संस्कृति का विकास हुआ है। तो भाषाई आधार पर भी हम एकजुट माने जाते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और उसके साथ में जो तीसरी भाषा अन्य प्रांतीय भाषा का जो फॉर्मूला है जिसे हम त्रिभाषा फॉर्मूला कहते हैं, उससे सभी देशवासियों को आश्वासन मिला है अपनी भाषा के संरक्षण का, और साथ ही साथ अन्य भाषाओं को सीखने की प्रेरणा भी उन्हें मिलती है। प्रजातीय आधार पर भी हम देखें तो हालांकि भारत को प्रजातियों का अजायब घर भी कहा गया है, परंतु इन सारी प्रजातियों में एक पारस्परिक सद्भाव और सहयोग की भावनाएं हमें मिलती है। विभिन्न प्रजातियों का एक मिश्रण अब धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रों के आधार पर एक क्षेत्र में एक ही प्रजाति के लोग रहते हैं। व्यवसाय के कारण, काम धंधों के कारण सभी का, और शिक्षा के कारण सभी का एक जगह से दूसरी जगह आवागमन होता है और धीरे धीरे वो एकता के सूत्र में बंधने लगे हैं। जातीय आधार पर भी अगर हम देखें तो हालांकि जाति के आधार पर एक संस्तरण की व्यवस्था भारत में देखी जाती है, खंडात्मक संरचना है और उससे उपजातियां भी विकसित होती हैं, परंतु इन विभिन्नताओं के बावजूद भी सभी जातियों में कुछ समानताएं भी देखने को मिलती है। विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली पारस्परिक निर्भरता ने, क्योंकि हर जाति अपने एक विशिष्ट व्यवसाय को मानती है, को अपनाती है और उसकी बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो दूसरी जातियों पर निर्भर करती है, तो यही पारस्परिक निर्भरता सभी जातियों को एकता के सूत्र में पिरोती है। जजमानी प्रथा से भी उनमें अंतर्निर्भरता बनी रहती है और वो एकता के सूत्र में रहते हैं, और यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सभी आधारों पर इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम ये देख सकते हैं कि कोई भी बाह्य आक्रमण हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें भारत की प्रतिष्ठा का सवाल हो या भारत किसी खेल कूद में भाग ले रहा हो, वहाँ पर किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी भाषा के बोलने वाले लोग हों, वो सब मिलजुल कर ओवरऑल भारत को सपोर्ट करते हैं। यानी भारत को एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में, अपनी संस्कृति के रूप में हम सभी लोग एकजुट होकर एक ही मानते हैं। यही कारण है कि इतनी विविधताओं के बावजूद भी हमारा देश, हमारा समाज और संस्कृति अभी भी अक्षुण्ण बने हुए हैं।